तो कल क्या था भाई, है ना, वही घटनाएं हम चल रहे हैं, अभी आगे चल रहे हैं उन्हीं घटनाओं के अंदर। ठीक है, कल हमने मेन मेन घटनाएं जो देखी थी एक बार देख लीजिएगा आप जरा आप। ठीक है, सबसे पहले हमने देख ली थी भारत में आर्यों का जो आगमन है वो कब का है, 1500 का है। ठीक है, और आर्यों ने कौन सी सभ्यता करी थी, वैदिक सभ्यता करी थी। ठीक है, और आर्यन सभ्यता कब शुरू होती है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद शुरू होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कितना है, 2350 से 1750 है। और 1750 से लेकर 1500 तक के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण काल बोलते हैं। याद रखनी ये चीज है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ है और निर्वाण 468 में। कितनी एज उन्होंने कंप्लीट करी थी, महावीर स्वामी कौन से धर्म से रिलेटेड हैं, जैन धर्म से। जैन धर्म के जितने भी संत होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, तीर्थंकर बोलते हैं। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए, 24 हुए हैं। पहले कौन है, ऋषभ देव जी। ठीक है, 23वें कौन है, पारशुनाथ जी। और 24वें कौन है, महावीर स्वामी है। बहुत सारी बातें इन पे बात करी थी, है ना। आर्यों के बारे में बता दिया। आर्यों के बारे में सबसे एक्सेप्टेड जो स्टेटमेंट है वो किसका है, मैक्स मुलर का। वो क्या बोलता है कि आर्य कहाँ से आए थे, मिडिल एशिया से आए थे या सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, इसके बाद आता है गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 583 बीसी में। अच्छा ये बताओ, गौतम बुद्ध जो है महावीर स्वामी से पहले हैं या महावीर स्वामी के बाद के हैं, हैं पहले के हैं। वो 83 है, वो 540 है भाई, तो उल्टा चल रहा है ना बीसी में। तो पहले क्या आएगा, 83 आएगा या 40 आएगा, धीरे 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 चलेगा। ठीक है, लेकिन जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से पुराना है, ये ध्यान रखना आप। जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से पुराना है। ठीक है, और महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कब हो गई थी, 483 ईसा। कहाँ हुई थी इनकी, पावापुरी में। कहाँ पर हुआ था इनको, पावापुरी में हुआ था। ठीक है, और इनकी कितनी एज थी उस समय, 80। ये महात्मा बुद्ध के बारे में काफी चीज पढ़ ली थी। फिर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, 326 बीसी में हुआ था। उस समय हमने सारी चीजें बता दी यहाँ पर। अशोक का कलिंग युद्ध आपको बता दिया था, कब हुआ था, 261। और इसके बाद इसने कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। जबकि ये प्रारंभ में क्या था, शैव धर्म का अपना अनुयायी था। और लास्ट में जाते जाते ये आजीवक संप्रदाय को चुन लेता है। फिर विक्रम संवत पढ़ाया आपको। विक्रम संवत गाग्रोलियन कैलेंडर से कितने साल पीछे चलता है, 57 साल पीछे चलता है। ठीक है, आज का अगर हम विक्रमी संवत देखेंगे तो हम आज के साल में 57 साल ऐड कर देंगे। ठीक है, शक संवत किसने शुरू किया था, शक राजा कनिष्क ने शुरू किया था, ये इसको बता दिया था हमने। अब यहां आ जाते हैं हम लोग हिजरी संवत। हिजरी संवत क्या है, 622 ईस्वी के अंदर है, 622 ईस्वी के अंदर है। और इसको हम क्या बोलते हैं, मुस्लिम कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, ये मुस्लिम कैलेंडर माना जाता है। अब देखो भारत के अंदर जितने भी धर्म हैं, मैक्सिमम रिलीजन जो हैं वो हमारे एडी यानी कि 0 शताब्दी से पहले के हैं। और ये जो धर्म है ये कैसे है, 0 शताब्दी के भी 600 साल बाद का है ये। ठीक है, और आज जो सबसे ज्यादा जो परेशान करता है ना, वो यहीं पर आ जाता है। ठीक है, हिजरी संवत के बारे में आपको केवल इतना सा याद रखना है, ये कब का है, 622 ईस्वी का। बस इतना सा याद रखो, ज़्यादा इस पर हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, काम की भी चीज़ नहीं होती है। किसने किया, क्यों किया, ये आज तक पूछा नहीं गया है। लेकिन हाँ ये जरूर पूछा जाता है कि ये जो हिजरी संवत है, यही जो लोग होते हैं वो कौन कहलाते हैं, सूफी कहलाते हैं। सूफी संवत बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सूफी संवत बोलते हैं। सूफी संवत भी इसको बोला जाता है। ठीक है, सूफी कौन होते हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे सूफी होता है, इसी तरह से एक वर्ड होता है खलीफा होता है, एक शब्द होता है मुरीद होता है। ठीक है, और एक होता है पीर होता है। ये 4-5 शब्द होते हैं जो आपको याद रखना चाहिए। कल्चर का क्वेश्चन बनता है, जो मुस्लिम संत होते हैं, है ना,
मुस्लिम संत, उनको क्या बोला जाता है? सूफी बोला जाता है। और ये ईश्वर की इबादत यानी खुदा की इबादत कैसे करते हैं? म्यूजिक से करते हैं, संगीत से करते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? कव्वाली के नाम से जानते हैं, है ना। ये सूफी जो है कव्वाली से गाकर जो है खुदा को खुश करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग हमारे ईश्वर को कैसे खुश करते हैं? भजनों से। वैसे ये सूफी लोग होते हैं, ये कव्वालियों से खुश करते हैं। फिर आते हैं खलीफा। खलीफा क्या होते हैं? ये अपने आप को यहाँ पर पैगंबर का बंदा मानते हैं। ये पैगंबर के क्या है? ये उनके, हाँ, उनके बंदे मानते हैं। ये पैगंबर खुद को, मतलब ये मान लो पैगंबर का अंश मानते हैं स्वयं को। पैगंबर, पैगंबर कौन होता है? खुदा। पैगंबर का अंश मानते हैं। ये ऐसे मानते हैं कि इनके मुंह से बोली गई हर चीज कौन बोल रहा है? खुदा बोल रहा है, ठीक है। मुरीद क्या होता है? जैसे हिंदू धर्म के अंदर जो पूजा करने वाले होते हैं उनको हम भक्त कहते हैं, वहीं मुस्लिम धर्म में जो शिष्य होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मुरीद बोला जाता है। मुस्लिम शिष्य, मुस्लिम शिष्य को मुरीद बोला जाता है। पीर क्या होता है? जो चमत्कार दिखा दे। हमारे यहाँ पे जो चमत्कार दिखा देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लोक देवता बोलते हैं। और जो मुस्लिम धर्म के अंदर चमत्कार दिखा देते हैं उनको पीर बोलते हैं। या ये बोल सकते हो आप पर्चे निकालने वाला, पर्चे निकालने वाला। बाबा बागेश्वर धाम का नाम सुना है आपने? अरे वाह, कोई मिला है उनसे? कौन मिला? क्या मैं कैसे मिला? दूर से, करीब जाके? क्या निकाला तेरा पर्चा? हाँ, आ रहे हैं वो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया धीरज, वेरी गुड। बहुत कम लोग अपडेट हैं इस चीज से। पुष्कर में आ रहे हैं वो भी। देखते प्रोग्राम है अभी पूरी तरह से डिसाइडेड पूरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ उनकी जो है आयोजन जो है पुष्कर के अंदर होने वाला है इस समर से, यानी बारिश से पहले पहले हो जाएगा। व्यवस्था की जो है तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है धीरज। कहाँ से ली ये इन्फॉर्मेशन? बहुत ऑथेंटिक और गोपनीय इन्फॉर्मेशन थी ये। हाँ नहीं, ये बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन है। बहुत अभी तक लीक नहीं हुई है, ये न्यूज़पेपर में पब्लिश भी नहीं हुई है। जबकि इंस्टा पे किसने पोस्ट कर दिया इसको? इंस्टा पे तो नहीं होनी, मैंने तो नहीं देखी इंस्टा पे। आपका पर्चा निकाला क्या उन्होंने? क्यों निकलवाना चाहिए था ना, पता पड़ जाता। क्या यहाँ पे बैठ के गेम ही खेलेगा सारे टाइम पर, या फिर सेलेक्ट भी होएगा? तो क्या अच्छा तेरे गंदे राज भी हैं? अरे बाबा, तू और भी कांड वांड करें तेरे। चलो खैर कोई नहीं। देखो अच्छी चीजें को याद रखिएगा आप। तो पीर जो है पर्चे निकालते हैं, यानी ये चमत्कार दिखा देते हैं। जैसे क्रिश्चियंस मिशनरी होते हैं, यानी ईसाई जो धर्म होते हैं उसमें जो चमत्कार दिखाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? पोप बोलते हैं। पोप जो है वो चमत्कारी होता है। उससे छोटा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से मुस्लिम धर्म के अंदर ये पीर होते हैं। पीर बाबा मतलब आप सब लोगों ने कभी ना कभी झाड़ा लगवाया ही होगा, पेट दुखने का, बुखार का, मैक्सिमम लगाते ही हैं। अच्छी बात। क्या बोल रहे हो? जो मुस्लिम होके मुस्लिम धर्म को नहीं मानते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। गैर मुस्लिम जो होते हैं, गैर जो मुस्लिम होते हैं, जो दूसरे धर्म के होते हैं, है ना, जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते, गैर मुस्लिम होते हैं, उनको बोला जाता है काफिर बोला जाता है। उसे काफिर बोला जाता है। गैर मुस्लिमों को काफिर बोला जाता है। मतलब कि हम जो लोग हैं वो मुस्लिम रिलीजन्स के लिए क्या है? काफिर हैं। जो टेररिज्म है, टेररिस्ट जो है वो हमको काफिर बोलता है। और उनको ऐसा बोला जाता है जो भी ये टेररिज्म फैलाते हैं कि आप जितने काफिर मारोगे खुदा आपसे उतना ज़्यादा खुश होगा और आपके लिए जन्नत में उतनी ही बड़ा सिंहासन, उतनी ही बड़े जगह बनाएगा, ऐसे बोला जाता है। लेकिन जो ये खुद बोलते हैं ना कि काफिर को मारो, वो खुद कभी नहीं मारते हैं, वो खुद नहीं मारते हैं। लेकिन ये मिसगाइड है, माइंड वॉश करके चलते हैं। ये संस्थान की ऐप है, आप सब लोगों के पास होगा ही ऑलमोस्ट। सारे नोट्स पीडीएफ इसमें मिल जाती हैं। ये है फाइयान, अगला है फाइयान। फाइयान किसके टाइम पे भारत आया था? पहले भी हमने बात करी है इसके बारे में थोड़ी सी, ठीक है। फाइयान, फाइयान है क्या पहले तो ये जान लीजिए। ये कौन है? चाइनीज ट्रेवलर है। चाइनीज ट्रेवलर है तो डेफिनेटली ही कम्स फ्रॉम द चाइना। कहाँ से आया था? चाइना आया था।
जब ये भारत में आया था उस समय भारत में रूल कौन कर रहा था? उस समय भारत में रूल कर रहा था चंद्रगुप्त सेकंड, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड रूल कर रहा था। मौर्य के टाइम पे थोड़ा ना आया भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे नहीं आया, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया। हाँ यही बोल रहे होंगे, कोई नहीं खुशहाल, आप तो फोकस करो, हमें क्या करना है, सेलेक्ट होना है ना। ये सब दोस्ती यारी जो अपनी जगह रहने दो, अपना पूरा फोकस रखो। इस कमरे में आने के बाद मत पहचानो तुम्हारे पड़ोस में कौन बैठा है, तुम्हारे दिमाग में केवल एक चीज चलनी चाहिए, जो मेरे बोर्ड पे चल रहा है, जो मेरे को सामने बोल रहा है, बस वही मेरे कान में आना चाहिए। लेफ्ट में राइट में आगे पीछे कौन क्या कर रहा है, किसको देख रहा है, क्या कमेंट कर रहा है, अवॉइड करो, क्योंकि ये टाइम गोल्डन पीरियड है सेलेक्ट होने के लिए। इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा तुमको। तुम ये सोचो कि मैं 1 महीने बाद पढ़ना शुरू करूंगा, मुश्किल है। यही टाइम है जिसमें तुम आगे निकल सकते हो। चंद्रगुप्त तो सेकंड के टाइम पर आया था। कहाँ स्टे किया इसने? इसने स्टे किया नालंदा यूनिवर्सिटी में, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर ये रहा। कितने साल रहा? लगभग 12 से 15 साल ये रहा। इसने यहाँ पे क्या करा? बौद्ध धर्म का अध्ययन करा। बौद्ध धर्म का अध्ययन करा। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। ये किसको फॉलो करता था? तो ये महायान को फॉलो करता था, ठीक है। ये महायान का अनुयायी थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, शाखा का ये अनुयायी था। किताब कौन सी लिखी है इसने? फाहियान ने फोक्यू की लिखी है, किताब का नाम यही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज आपकी सारी चीज बता दी गई है, जो जो आपके फाहियान से संबंधित है। और यही वो व्यक्ति था जो ये कहता है कि जब भारत के लोग बीमार होते हैं तो वो खाना छोड़ देते हैं। बीमारी के टाइम पर हमको ये बोला जाता है कि आप पहले कुछ खाओ और फिर दवाई लो, जबकि एक्चुअल में अगर आप दवाई ले लेते हो और कुछ टाइम तक भूखे रहते हो, तो जब आपके शरीर को भूख लगती है तो वो जो भूख है वो आपकी बीमारी को खाने लग जाती है, ठीक है। तो भूखा रहना नुकसानदायक नहीं है अगर लिमिट में किया जाए तो। इसका मतलब ये नहीं है तुम लोग आज से भूखा रहने लग जाओ, तुम लोग भूखे मत रहो, तुम लोग खाओ पियो मस्त रहो, क्योंकि एक ही बार में जीवन मिलता है, एक ही टाइम में। लेकिन एक लक्ष्य साध रखा है तो उसको पाना है, और उस लक्ष्य को पाने तक अगर आपको भूखा रहना पड़े तो रहो। जब वो लक्ष्य मिल जाए उसके बाद खाओ, लेकिन उस लक्ष्य को पाने में अगर आपकी भूख बीच में आ रही है तो उसको अगेन अलग कर दो कि मुझे तेरी परवाह नहीं है, तो आप भूखे रह सकते हो। तब जाके कहीं आपको आपका जो लक्ष्य है, जो आपकी सरकारी नौकरी है, वो हासिल होगी। चलिए फिर आता है हमारे सामने हर्षवर्धन का शासन। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 607 से। ये रहे हमारे हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन के बारे में आपको बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस। ये क्या है? अंतिम हिंदू। 12 से 15 साल हुआ था, वैसे 12 साल बोल देते हैं इसको, ठीक है। हर्षवर्धन कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है? वर्धन वंश। अगर वर्धन वंश ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो जो इसका संस्थापक है उसका नाम है प्रभाकर वर्धन, ठीक है। तो ये प्रभाकर वर्धन वंश से बिलोंग करता है, और यह भारत का जो है अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। बहुत बड़ा इसका एरिया था। पृथ्वीराज चौहान को भी माना जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान है जो दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा था, लेकिन ये अंतिम हिंदू सम्राट है। सम्राट मतलब जिसका बहुत बड़ा एम्पायर है, ठीक है। इस हर्षवर्धन से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जितनी बार आपकी आंखों के सामने आएगी उतनी बार पढ़ना है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार दिमाग में सेट हो जाएगी। प्रयाग प्रशस्ति, इसका जो राइटर है वो कौन है? हरिशेन है। इसको लिखने वाला कौन है? हरिशेन है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? ये संस्कृत लैंग्वेज के अंदर है, संस्कृत लैंग्वेज में। कौन सी आर्ट है इसकी, यानी लिपि है, स्क्रिप्ट है, तो वो लिपि कौन सी है इसकी? ब्राह्मी है, ठीक है। और कौन सी आर्ट यानी शैली के अंदर लिखा गया है? तो शैली है इसकी गद्य पद्य, गद्य और पद्य। और जब गद्य पद्य शैली को दोनों को एक साथ मिक्स करके लिख दिया जाए तो उसको बोला जाता है चंपू आर्ट, चंपू शैली। भारत की सबसे बड़ी प्रशस्तियों में से एक है ये प्रयाग प्रशस्ति। कहाँ लगी हुई है?
इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज में लगी हुई है, एक पिलर है। इसकी मैंने फोटो भी दिखाई थी, शायद आपको ध्यान है तो, ठीक है। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की जुड़ी हुई 3 किताबें आपको याद रखनी है, तीनों किताबों के नाम कभी नहीं भूलने। एक किताब का नाम क्या है? रत्नावली। एक किताब का नाम है नाग दशक, और एक किताब का नाम है नाग नंदन। नाग नंदन, ठीक है। ये 3 किताबें जो हैं हर्षवर्धन ने खुद ने लिखी हैं, बहुत अच्छी बुक्स मानी जाती हैं ये, ठीक है। ये हर्षवर्धन के बारे में इतना भी अगर डाइजेस्ट कर लोगे, आप मेमोराइज रख लोगे, तो गारंटेड है कि आप हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं करोगे अगर लाइफ में कभी भी टकराएगा तो, ठीक है। इसी के टाइम में एक और चीनी यात्री भारत आता है जिसका नाम क्या है? हैनसोंग, चीनी यात्री। और हैनसोंग जो है एक बुक लिखता है, उस बुक का नाम क्या है? सी यू की। हैनसोंग के द्वारा जो किताब लिखी जाती है वो कौन सी है? सी यू की, ठीक है। सी यू की किताब जो है हैनसोंग के द्वारा लिखी गई है, जबकि फोक्को की किताब किसके द्वारा लिखी गई है? फाइयान के द्वारा। और फाइयान कब आया था? किसके टाइम पर आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया। भूलो मत, हिजरी संवत कब स्टार्ट हुआ था? हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? जितने भी यहाँ पर एसएससी, जीडी, एनटीपीसी वाले बैठे हैं, इनको तो ये चीजें मेमोराइज हो जानी चाहिए। हिजरी संवत कब स्टार्ट हुआ था? 622 में। एसएससी में कई बार पूछा है इसको, हिजरी संवत को। ये भले ही हमारे लेवल का नहीं है, लेकिन एसएससी के लेवल का क्वेश्चन है ये, जिसमें आप 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल भी वाले जो बैठे हैं वो ध्यान रखना आप यहाँ पे। और जीडी वाले स्पेशली, जीडी वाले, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, मतलब उनको कहीं पे भी लगा सकते हैं सेलेक्ट होने के बाद, याद रखिएगा। लेकिन होता क्या है, वो भी पोस्ट कैसी होती है? कांस्टेबल की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। ये है सोमनाथ का मंदिर, देव सोमनाथ। आप में से जो कोई देखा है तो वेल एंड गुड है, नहीं देखा तो मैं दिखा रहा हूं आपको। बहुत अच्छा है, और ये जो व्यू लिया गया बहुत दूर से लिया गया है, बहुत पास से नहीं है। यहाँ तक तो आपको जाने की इजाजत भी नहीं है। इसके पीछे यहाँ पे ग्रिल लगी हुई है, यहाँ पे वहां से आपको ये पूरा ओशन दिखता है। और ये जो ओशन दिखता है ये कहाँ से कहाँ तक दिखता है? ये गल्फ ऑफ जो है अरेबियन, यानी अरब सागर की जो खाड़ी है, खंबात की जो खाड़ी है, वो वहां तक आपको यहाँ से सीन दिखाई देता है। और इस सोमनाथ के पास पास में से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है गोमती। और ये गोमती नदी वही है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं कभी रहते थे, ठीक है, गोमती नदी। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस सोमनाथ के बारे में वो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अभी तक नहीं पता। पहले तो ये बताओ, सोमनाथ का मंदिर बनवाया किसने है? किसने बनाया सोमनाथ का मंदिर? कहाँ से बन गया, कैसे बन गया? देखिए, सोमनाथ का मंदिर बनवाया है भगवान चंद्र ने। ये जो आप चांद को देखते हो, इस चांद को श्राप मिला हुआ था कि तू आजीवन क्या रहेगा? काला रहेगा। फिर इसको ये गया ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि भैया मैं इस पे तेरे लिए कुछ सहायता नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि तेरे को इस श्राप से मुक्ति दिलाने का काम कौन कर सकता है। तो उन्होंने बताया कौन, कि कौन की सिर्फ एक त्रिनेत्र वाले कौन है? भगवान शिव। तो भगवान शिव की वो आराधना करता है। उनको पहले बोला जाता है वो कहाँ मिलेंगे? हिमालय में मिलेंगे, ढूंढ ले। तो चंदा मामा ढूंढने जाते हैं उनको, उनको मिलते नहीं है वो। तो फिर कहता है कि अब कैसे मिलेंगे? तो पहले बोला कि ये पूछना चाहिए था ना कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने पूछा कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो तेरे को कैसे मिलेंगे? ध्यान से मिलेंगे। तो उसने तपस्या करना शुरू किया, और फाइनली एक दिन जो है भगवान शिव अवतरित होते हैं। वो कहते हैं वाह ठीक है, मैं तुझे श्राप मुक्त करता हूँ, लेकिन मैं पूरे दाग तो नहीं मिटा पाऊंगा, लेकिन हाँ जहाँ तक हो सकते हैं तेरी रोशनी जो है तुझे वापस लौटा दूंगा, तेरी शीतलता मैं तुझे वापस लौटा दूंगा। तो उसमें एक दाग रह जाता है, बाकी सारे उसके दाग मिट जाते हैं। ऐसी स्टोरी है हमारे पास, ठीक है। अब जब चांद इतनी ज्यादा खुश होता है तो वो उससे क्या करता है? सोने की परत से एक मंदिर बनवा देता है, शिवलिंग स्थापित करता है। जिस शिवलिंग में चंद्रमा जो है उन्होंने तपस्या करी थी वही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है ये देव सोमनाथ। अगर आप कभी अपनी लाइफ में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा स्टार्ट भी करेंगे तो ध्यान रखिए आपको यात्रा यहीं से स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं है आप महाकाल के पहले चले जाओ, या नासिक में पहले चले जाओ, या काशी विश्वनाथ के पहले जाओ, जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप एक परंपरा, एक ट्रेडिशनल चल रहे हो तो सबसे पहले यहीं से जाना पड़ेगा। उसमें सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रारंभ यहीं से होगा। देव सोमनाथ बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं,
पग पग पर आपको इतनी सुविधा मिलेगी। आप में से गया कोई? देखो इसको, आप अगर यहाँ एक बार जाओगे और इसकी आरती देख ली आपने, आरती 3 टाइम होती है इनकी, सुबह होती है, दोपहर में होती है, शाम को होती है। और जिस दिन पहली बार तुमने आरती देख ली उसके बाद तुम आरती से जी नहीं चुरा पाओगे, इनकी इतनी शानदार आरती होती है। और इसी के ऊपर जो है शाम को एक डिजिटल शो चलता है, अमिताभ बच्चन आते हैं, उनकी आवाज़ आती है। और इस पूरे इसी स्ट्रक्चर पे, इसी मंदिर पर, ये मेन शिखर है, इसके ऊपर एक पिक्चराइजेशन चलती है कि क्या क्या इस सोमनाथ मंदिर के साथ हुआ है, क्या क्या इसने सहा है। और उसमें वॉइस होती है, बहुत भारी आवाज़ होती है अमिताभ बच्चन की, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसका टिकट लगता है, वो फोकट में नहीं है ना, दर्शन फोकट में आपके 150 रुपये का बस। अब तू तो पैसे वाला है। चलिए, अब सोमनाथ मंदिर के बारे में बता तो दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो सुनिए। एक है जी, हाँ देखा, 2 बार देखा मेरे को तो इच्छा कभी भी हो जाती है, मैं तो पहली इच्छा मेरी यहाँ की होती है, दूसरी द्वारकाधीश की होती है, और तीसरी जो होती है वो राधे राधे की होती है। राधे राधे को तीसरे नंबर पर रख रखा अपन ने। क्यों का क्या मतलब होता है? मेरी फेवरेट है राधे राधा। तो 3 बड़ा या 1 बड़ा? 1 बड़ा या 3 बड़ा? 3 बड़ा 1 बड़ा? 3 बड़ा है। किसी भी नंबर के आगे 1 लगाएगा तो वो बड़ा होगा, या किसी भी नंबर के आगे 3 लगाएगा तो वो बड़ा होगा? इसलिए अब तुमको लग रहा है, मैंने मैसेज तो दिया कि मैंने उसको 3 नंबर पे रखा है, लेकिन एक्चुअल में मेरी प्रायोरिटी में कहाँ है वो? हाँ, वाह वाह, राधा पहले। ठीक है। एक मुस्लिम आक्रमणकारी था जो गजनी से आया था, और उसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। इसने पहला जो अटैक किया था हमारे यहाँ पे, वो कब किया था? लगभग 998 के आसपास किया था। ठीक है, 998 के बाद आसपास इसने पहला अटैक किया था, फर्स्ट। और ये किया था इसने गुजरात के मतलब कि सिंध के आसपास किया था, कंधार काबुल के आसपास। इसके बाद तब से लेकर इसने भारत पर 998 से लेकर 1027 तक इसने क्या किए? अटैक किए। टोटल कितनी बार अटैक किया? यहां पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार जो है आक्रमण किया। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया। और जो 17वां आक्रमण था वो सबसे ज्यादा खतरनाक था। वो कब था? 1025 के अंदर, सोमनाथ के मंदिर पे। इस सोमनाथ के मंदिर से उसने 800 किलो चांदी और 400 किलो सोना लूटा इसने। और इसने 1 बार नहीं 2 बार यहाँ पे जो है किया था आक्रमण। ठीक है, बहुत खतरनाक लूटपाट करी है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें यहाँ से लूट के लेके चला गया। और जब भी इसका मन होता सबसे पहले इसी को लूटा। इसके बाद जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन सब की सबसे पहले नजर अगर किसी पे पड़ती थी तो किस पे पड़ती थी? देव सोमनाथ पे पड़ती। मोहम्मद गौरी भी इस पे ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे उस समय गुजरात का शासक था भीम सेकंड। और उस भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी जो था उसको पकड़ के 3-4 चटकारे लगाए। क्या आएगा वापस? कि नहीं आऊंगा। फिर वो भाग गया। उसके बाद वो गुजरात नहीं आया, लेकिन वो गुजरात की बजाय कहाँ चला गया? दिल्ली से होता हुआ अजमेर की तरफ आया, जहां उसकी लड़ाई हुई किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, तो याद रखना देव सोमनाथ का मंदिर है कहां पर? आपको याद रखना, ये आता है पाटन के अंदर। पाटन कहाँ आता है भाई? गुजरात में आता है। गुजरात के अंदर ये आता है। डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से नहीं है, यहाँ से आपको ट्रेन जो है चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एमपी से डायरेक्ट ट्रेन है। देव सोमनाथ का मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत देखना चाहिए आपको लाइफ में एक बार जरूर। यहाँ जाएंगे ना आप, जितने भी दुख दर्द है ना सारे भूल जाओगे, और फिर तैयारी में लग सकते हो एकदम फ्रेश होके। लेकिन तैयारी अगर अभी कर रहे हो, एग्जाम नजदीक है तो मत जाना। एग्जाम में गैप ज़्यादा है तो जा सकते हो, और यकीन मानो जो तुम यहाँ मांगोगे मिल जाएगा तुमको, है ना। मिल जाएगा मतलब हकीकत, रियली इज ट्रू। आप जाके एक बार देखो सही, इतना आनंद आएगा ना आपको। अगर तुम होटल में नहीं रहे तो इनकी बहुत बड़ी धर्मशाला है जिसकी बुकिंग चलती है, और वो धर्मशाला 3 स्टार है। मतलब आपको 400 रुपये के अंदर इतना बड़ा रूम मिलता है, विथ एसी मिलता है, विथ बालकनी मिलता है, विथ वाइट शीट गद्दे के मिलता है, विथ अटैच लेट बाथ के मिलता है, और 7 रुपये के अंदर आप खाना खा सकते हो। 7 रुपये में इतना खाना, इतना सब कुछ देते हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा ट्रस्ट है इसका, सब सारे ज्योतिर्लिंगों में सबसे बड़ा ट्रस्ट है इसका। एनीवे, चलो अब बात आती है हमारे सामने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का पहला युद्ध किसके बीच में होता है?
पृथ्वी राज थर या चौहान, ठीक है, वर्सेस किसके बीच में है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। लेकिन क्या जरूरत पड़ गई थी ये लड़ाई लड़ने की, क्यों लड़ी इन्होंने लड़ाई, मोहम्मद गौरी ने अटैक क्यों करा यहाँ पर? जब मोहम्मद गौरी को सोमनाथ हाथ नहीं लगा था, सॉरी सोमनाथ तो बाद में आया था, उससे पहले की चीज है ये घटना तो, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी को क्या चाहिए था, दिल्ली चाहिए थी। और उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, राजा कौन था, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान के पास जब ये मैसेज आया कि गजनी से एक शासक आ रहा है जिसका नाम है मोहम्मद गौरी, और वो दिल्ली पे हथियाना चाहता है, इस भारत की मिट्टी पे अधिकार करना चाहता है, तब पृथ्वीराज चौहान का एक डायलॉग आता है कि मैं उस गौरी को इस देश की मिट्टी से एक मुट्ठी भी नहीं लेने दूंगा। वो कहने वाला था पृथ्वीराज चौहान, इस देश की मिट्टी से एक मुट्ठी भी नहीं लेने दूंगा, तो अधिकार करना तो दूर की बात है। जब पहली बार लड़ाई होती है मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान से, तो पृथ्वीराज चौहान इसको पकड़ लेता है, कैद कर लेता है, इसको मारता नहीं है, इससे पूछता है भाई क्या चाहता है तू, तो वो कहता है, मोहम्मद गौरी कहता है इसको कि मुझे जिंदा मत छोड़ना, लेकिन पृथ्वीराज चौहान कहता है हम चौहान हैं, तुझे जिंदा भी छोड़ेंगे और जब तू वापस आएगा तब वापस भी पकड़ेंगे, और उसको छोड़ देता है। इस बात से मोहम्मद गौरी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है यार, क्योंकि अपमान हो गया उसको कि जिंदा छोड़ दिया, इतने बड़े आक्रमणकारी को पकड़ के जिंदा छोड़ दिया। तो ये वापस इधर अटैक नहीं करता है। लेकिन जब संयोगिता वाला किस्सा होता है तो संयोगिता के पिता जयचंद एक व्यापारी को इसके पास पहुंचाते हैं और कहते हैं कि मैं तेरी मदद करूंगा अगर तू पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करेगा। तो पृथ्वीराज चौहान पर दूसरा अटैक कब होता है, 1192 में, वो भी इन दोनों के बीच में होता है। पहली लड़ाई में तो जो है कौन जीतता है, पृथ्वीराज चौहान। दूसरी लड़ाई में कौन जीत जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी जीतने के बाद यहां से पकड़ के लेके चला जाता है इसको, कहां पर, गजनी लेके चला जाता है और वहां इसको यातनाएं देता है। और वहां पर वहां की जो मस्जिद है उसके अंदर जब वो देखता है तो वहां शिवलिंग जो होते हैं, भगवान शिव के शिवलिंग, उसके टुकड़े जो हैं उसकी सीढ़ियों में लगाए हुए होते हैं, जिस पर वो माथे टेकता है और माफी मांगता है कि मैं जो है शिव की रक्षा नहीं कर पाया, और उसकी आंखें फोड़ दी जाती है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तराइन का दूसरा युद्ध भी इनके बीच में आता है, लेकिन आपको ये याद रखना है तराइन का मैदान आता कहाँ पर है, हरियाणा में आता है। तराइन का मैदान कहाँ पर है, हरियाणा में है, आपको नहीं भूलना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो गौरी और पृथ्वीराज चौहान की एक झलक है जो दूसरे युद्ध में है। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम पता है किसी को, वाह शाबाश, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम पता है किसी को? चलो इसके बाद आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में हमने पहले काफी बात करी है, फिर भी थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेता हूं मैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन माना जाता है, कुतुबुद्दीन, बताऊंगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक है, बट भारत में गुलाम वंश का संस्थापक ये नहीं है। भारत में कौन है, इल्तुतमिश है ना। इसके बारे में काफी अच्छे से बातचीत हमने कर रखी है। फिर आता है हमारे सामने अगला EIC यानी कि वास्को डिगामा। अब यहां से EIC वाली चीज शुरू हो जाती है, वास्को डिगामा। देखिएगा आप आज इसको समझिए, वास्को डिगामा को अब कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। ये है यूरोप, है ना, ये पूरा यूरोप है, और इस यूरोप के अंदर ये जो देश है उसका नाम क्या है, पोर्चुगल। कौन है, पोर्चुगल यानी पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है, बर्लिन है या स्पेन है? हाँ, पोर्चुगल की कैपिटल क्या है, स्पेन है। ठीक है, तुम्हारी जीके थोड़ी ठीक ठाक है, गुड, खुशहाल, बढ़िया, अच्छा पढ़ लेते हो। ठीक है, तो वहां के लोगों को हुआ क्या था, यहाँ बीच में जो है एक ये हिस्सा है, इस हिस्से को बोला जाता है टर्की। इसको क्या बोला जाता है, टर्की। भारत में जितने भी मसाले होते थे वो साउथ इस वाले हिस्से में होते थे, दक्षिण भारत में। यहां से मसाले जाते थे अरब देशों की ओर,
ठीक है। और अरब देशों से मसाले कहाँ पहुंच जाते थे? यूरोप, क्योंकि इस हिस्से में पड़ती है सबसे ज्यादा सर्दी, और सर्दी भगाने के लिए ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मसाले। और मसालों में भी सबसे अच्छा मसाला कौन सा माना जाता है? ब्लैक पेपर, यानी काली मिर्च। काली मिर्च, पोर्चुगल उस जो चीज है उसको बोलते थे यवन प्रिया। यवन प्रिया मतलब सबसे महंगा जो मसाला था उस समय काली मिर्च वाला, वो टर्की से आते थे। पोर्चुगल्स को लगता था कि ये जो काली मिर्च है ये कहां पे आती है? काली मिर्च जो है कहां से आती है? अरब की कंट्री से आती है, जबकि अरब में थोड़ा ना होता है। ये अरब के यात्री थे, गुजरात के यात्री थे जो वहां ले जाके बेच देते थे, और वहां के जो यात्री थे वो अंग्रेजों को बेच देते थे। ठीक है। कुछ समय बाद इस टर्की के अंदर एक थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया, जिसकी वजह से ये जो रास्ता था इस रास्ते को उन्होंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब यहां से कोई भी मसाला जो है टर्की होता हुआ यूरोप नहीं पहुंचा था, लेकिन यूरोप वालों को तो जरूरत पड़ी थी किसकी? अब यूरोप की है महारानी, है ना? कौन है? महारानी। उन्होंने कहा ये भैया मुझे मसाले चाहिए, कहां से लेके आए? कि वहां पे तो नहीं आ रहे, तो एक काम करो कि आप लोग भारत में जाने का रास्ता ढूंढ लो, इधर से आप भारत नहीं जा सकते हो तो दूसरी जगह से रास्ता ढूंढो। तो वहां से एक पर्सन को भेजा गया पहले, लेकिन वो भटक गया। क्या? भटक गया। और वो भारत आने की बजाय उसने काले धोले लड़के जो लोग हैं वो दक्षिण अमेरिका में देख लिए, और उसी जगह को उसने नाम क्या दे दिया? वेस्ट इंडीज। क्या दे दिया उसको? वेस्ट इंडीज। ठीक है। उसके बाद भेजा गया पोर्चुगल्स को। ये बहुत अच्छा नाविक था, बहुत अच्छा जो था स्किल आदमी था। इसने कहा कि मैं ढूंढ के लेके आऊंगा। ये 6 महीने लगे उसको पहुंचने में, लेकिन ये जब इंग्लैंड से निकला, यहां से पोर्चुगल से निकला, तो आने के बाद ये अफ्रीका पहुंच गया। अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है कैपटाउन। क्या नाम है? कैपटाउन नाम है उसका। ये यहाँ पे पहुंच जाता है। यहाँ लगता है, यहाँ पे उसको काले काले लोग मिले, तो वो उसको लगता है कि मैं भारत पहुंच गया। तो पोर्चुगल्स ने उनसे पूछा कि भैया मुझे ये दे दो। क्या? यवन प्रिया मुझे दे दो। कि यवन प्रिया हमारे यहाँ नहीं आती है, यवन प्रिया तो कहाँ पर है? भारत में मिलती है। तो क्या ये तुम भारतीय नहीं हो? नहीं, हम भारत नहीं है। ओफो, मैं कहाँ आ गया। यहाँ पे थोड़ी देर ये विश्राम कर रहा होता, ढूंढ रहा होता कैसे। उसी समय गुजरात का एक व्यापारी है जो मसाले बेचने यहाँ पर आया हुआ है, जिसका नाम है अब्दुल गफ्फार, ऐसा कुछ नाम मिलता है उसका ना। वो मसालेवार बेचा होता है। वो कहता है कि तुम इंडियन हो? हाँ मैं इंडियन हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पर हॉप मिल गई, इसीलिए इस पॉइंट का नाम क्या है? कैप ऑफ हॉप। कैप ऑफ हॉप। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? कैपटाउन के नाम से जानते हैं। कि उसको उम्मीद मिली भारत जाने की, अगर वो उसको गुजराती व्यापारी यहाँ नहीं मिलता तो भारत का रास्ता नहीं पता चलता। उसने कहा कि तुम अपनी नाव लेके मेरे पीछे पीछे आ जाओ। पोर्चुगल्स, और ये वापस चला। तो ये बंदा जो गुजरात से आया था ये तो वापस कहाँ पहुंच गया? गुजरात पहुंच गया। लेकिन ये जो बंदा था पोर्चुगल्स, इसको समझ में नहीं आया कि मुझे किस तरफ जाना, थोड़ा सा ये भटक गया और पहुंच गया कहां पर? कालीकट पहुंच गया। कालीकट कहां है? केरला। ये कालीकट पहुंच गया, और वहां जाते ही इसने देखा कि काली मिर्च के बागान है, तो उसको लग गया कि मैं सही जगह पहुंच गया। और जब ये वापस यहां से काली मिर्च लेके गया तो वहां पे बोला कि मैंने भारत को खोज लिया, मैंने भारत को खोज लिया। अब इस मूर्ख से पूछो, भारत कोई मेले में घूमता हुआ 4 साल का बच्चा था जो तूने उसको ढूंढ लिया? इसने भारत की खोज नहीं करी, इसने किसकी खोज करी? भारत जाने की खोज करी, भारत के रास्ते की खोज करी है। जबकि हमारी किताबों में क्या लिखा है? भारत की खोज किसके द्वारा करी गई है? वास्को डिगामा के द्वारा की। भारत कोई घूम गया था क्या समुद्र में जिसको ढूंढा इन्होंने? मतलब लिखने वाले देखो लोग यार कैसे लिखते हैं, सोचते भी नहीं है। इसने किसकी खोज करी है? भारत की खोज। और कब करी थी? 1498 में। और कहां पहुंच के करी थी? कालीकट बंदरगाह में। जबकि ये डायरेक्ट यहाँ पे आया ही नहीं था, ये उससे पहले कहां पहुंच गया था? अफ्रीका में पहुंचा था। ठीक है, याद रहेगा वास्को डिगामा अब अच्छे से। ये आपके सामने है वास्को डिगामा, इसके लिए बहुत ज्यादा इसको प्राइज मिला था। और यहीं से फिर है ये पोर्चुगल जो है यहाँ आते, काली मिर्च को खरीदते, इस रास्ते से जाते, पोर्चुगल में बेचते थे। और पोर्चुगल से ये कहाँ पे बिकती थी? इंग्लैंड बिकती थी। पुर्तगाली यहाँ पे 10 रुपए भाव खरीद के लेके जाते और वहां पे 60 किलो भाव बेचते। कितना गुना मुनाफा चाहते? 60 गुना। 60 गुना के एवज में लेते हैं। इंग्लैंड को समझ में नहीं आया ये पोर्चुगल जो कभी किसी गरीब देश था,
हमसे जो काली मिर्च मांग रहा था आज हमको बेच रहा कैसे। तो यहाँ के जो कुछ छोटे मोटे व्यापारी थे उनको समझ में आ गया कि इन्होंने भारत की खोज कर ली है और वहां से ये लेकर आ रहे हैं। भारत में आने वाले सबसे पहले फॉरेन कौन थे, पोर्चुगल से, पुर्तगाली थे। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ इंग्लैंड। इंग्लैंड वाले कहते हैं कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम पूरी कंपनी बना के लेके जाएंगे। तो महारानी एलिजाबेथ से ये व्यापार करने की अनुमति लेते हैं। उस अनुमति को लेकर वो एक नाम बनाते हैं कि हमको जाना कहाँ है व्यापार करने के लिए, ईस्ट में जाना है। कहाँ जाना है, ईस्ट में जाना है। जाना कहाँ पर है कि इंडिया में जाना है। जाना कहाँ पर है, इंडिया में जाना है। इंडिया कहाँ पर है, ईस्ट में है। इसीलिए उस कंपनी का नाम क्या पड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी, वरना इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ता ही नहीं। ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। अब यहां से हमारी जो हिस्ट्री है और अच्छे से टर्निंग एंड पॉइंट हो जाती है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ है, ऑलमोस्ट आप सब लोगों को पता है किसके बीच में हुआ था। पानीपत का फर्स्ट बैटल बाबर, ओके, और है बाबर के अलावा किसके बीच में हुआ, राणा सांगा के बीच में हुआ खानवा का युद्ध, ओ सॉरी पानीपत का युद्ध। इब्राहिम लोधी है ना, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी इसके बीच में हुआ था। और जब इब्राहिम लोधी को इसने हरा दिया तो हराने के बाद इसने भारत से लेकर काबुल तक है ना चांदी के सिक्के बटे ऐसे यूं फेंक फेंक के, इसीलिए इसको बोला गया कलंदर। किसको, बाबर को कलंदर बोला गया। इसने ऐसे अशरफियां लुटाई हैं इस युद्ध के बाद पानीपत के। ठीक है, सिकंदर कलंदर ये दोनों चीजें उसको बोलती हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध, तीनों पानीपत के युद्ध आपके सामने हैं। आपको याद रखना है कि भारत में पानीपत की कुल कितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, 3 लड़ाइयां लड़ी गई हैं। किसके बीच में हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध, बाबर। बाबर की तो डेथ हो जाती है कब, बाबर की डेथ कब हुई, 1530, बहुत बढ़िया। बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं। हुमायूं की डेथ हो जाती है कब, 56 में। तो हुमायूं भी नहीं है। अकबर, हुमायूं के बाद कौन आया, जहांगीर। हुमायूं के बाद जहांगीर आ गया। इसका मतलब तुमको मुगल वंश याद नहीं है। अकबर आया, बहुत बढ़िया सूरज, कौन आया, अकबर आया। लेकिन अकबर ने लड़ाई किसके साथ लड़ी, हेमू से। टीपू सुल्तान का नाम सुना है, टीपू सुल्तान, उसके फादर साहब हैं हेमू। ठीक है, दूसरी लड़ाई लड़ी गई है अकबर वर्सेस हेमू। ठीक है, अकबर वर्सेस हेमू के बीच में लड़ी गई है। ठीक है, तीसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध बताओ, 1761 है। अब 1761 है, इसका मतलब अंग्रेज आ गए हमारे पास। अंग्रेज कब आ गए थे, 1599 में आ गए थे, पहली फैक्ट्री लेकर आ गए थे और 1600 के अंदर यहाँ पर स्टैब्लिश हो गए, 1600 के अंदर। और ये तो है 1700 का टाइम। तो किसके बीच में लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध। अब ये भूलना नहीं है, पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ, ये लड़ाइयाँ लड़ी गई है मराठों के बीच में। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सदाशिव राव, मराठों में था एक सदाशिव राव। उसके साथ जो है अंग्रेजों की लड़ाई हुई है और उसमें जो अंग्रेज आता है उसका नाम, सॉरी बंगाल का नवाब आता है, उसका नाम आता है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, ये लड़ाई लड़ी गई है किसके बीच में, मराठा वर्सेस अफगान के बीच में। मराठा वर्सेस अफगान। अफगान दिख रहा है क्या यहाँ से आपको, इसमें ये दिख जाएगा क्या, कौन सा कलर दिखेगा बताओ मेरे को तुम, ब्लू दिखेगा, दिख रहा है, अफगान है ना। लाइट कलर होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट तो उठ ही नहीं रहा उस पर, लाइट कलर आना चाहिए ना। अफगान अभी दिख रहा है ये, है ना। इनके अब अफगानों की तरफ से कौन था और इधर से मराठों की तरफ से कौन था, तो मराठों की तरफ से तो था सदाशिव राव, सदाशिव राव, ये तो था मराठा।
और अफगानों की तरफ से बात की जाए तो अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों के बीच में जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा वर्सेस अफगानों के बीच, ये मुगल नहीं है, ध्यान रखना, ये अहमद शाह अब्दाली, ये अफगान है, इसको कहीं आप मुगल मान लो, मुगल नहीं है ये। ठीक है, तो 3 लड़ाइयाँ हो गई, तीनों लड़ाइयाँ आपको याद रखनी है। पहली किसके बीच में है? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, जीता कौन? बाबर। दूसरी लड़ाई किसके बीच में है? अकबर, जीता कौन? अकबर। तीसरी लड़ाई किसके बीच में है ना, जीता कौन? अहमद शाह अब्दाली, क्योंकि इसको सपोर्ट कौन कर रहे थे? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स, वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। तभी तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यार हम तुमको सपोर्ट करेंगे और तुम्हारे में मदद लो। तो इन लोगों को लगा कि जब भी हमारे यहाँ पे कुछ भी होगा तो हम किसको बुला लेंगे? अंग्रेजों को बुला लेंगे। अब अंग्रेज आए तो वो वहाँ पे रहते, खाते पीते, खर्चा उठाते। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी संख्या बढ़ा ली और वहाँ पे अब उस राजा के, वहाँ उसी दरबार में उसी राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचने लग गए कि वहाँ के जो नवाब होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, उनको बोलते आप लोग हमको इसको हटाने में मदद करो, हम तुमको इसकी गद्दी पे बैठा देंगे। अब कोई जो है किसी के एहसान तले गद्दी पे बैठेगा तो वो हमेशा किसकी बात मानेगा? अंग्रेजों की बात मानेगा। फिर अंग्रेजों ने इसी तरह से हमारे पूरे भारत को कैप्चर किया धीरे धीरे धीरे। वो पूरे दीमक की जैसे इंडिया में आए थे और आज भी उनका अंश, उनका कल्चर भारत के अंदर है। ठीक है, राहुल गांधी साहब को देखा कभी आपने? उनको चलने का तरीका देखा, उनको चलते कैसे? वो हमेशा ऐसे चलते हैं, क्यों? ये उनका हाथ हमेशा ना पॉकेट में रहता है, देखना कभी आप लोग। ठीक है, और ये जो हैबिट्स है ये वेस्टर्न कल्चर की है। इंडियन कल्चर में हाथ हमेशा बाहर की तरफ रहता है। मोदी साहब को देखना आप, उनके हाथ हमेशा ऐसे हिलते हुए चलेंगे आप। इंडियन कल्चर, देसी आदमी है। छोटी छोटी चीजें हैं, बारीकियां हैं पहचानने की पर्सनालिटीज को। ठीक है, अकबर का राजारोहण, अकबर का राजारोहण। ठीक है, अकबर का राजारोहण के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा पानीपत की कुल कितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं? पानीपत की कितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं? 3 लड़ाइयां लड़ी गई हैं। पहली लड़ाई कब लड़ी गई है? 1526 में। दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई है? 1556 में। तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई है? 1761। पहली लड़ाई किसके बीच में है? दूसरी लड़ाई किसके बीच में? तीसरी लड़ाई किसके बीच में है? मराठा और अफगानों की। मराठों की तरफ से कौन था? सदाशिव राव। और अफगानों की तरफ से कौन था? अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली जीता या हारा? अहमद शाह अब्दाली जीता। किसकी मदद से? ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से, याद रखना ना। ठीक है, राजा अभिषेक बात करते हैं, ये वही है और यहीं से वापस वहीं से शुरू हो जाएगी 1556 से। 1556 में लड़ाई लड़ी गई कौन सी? पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, हेमू की आंख में तीर लग जाता है, उसको बैरम खां गले से काट देता है और वहीं पर क्या करते हैं, पानीपत के मैदान में ही इसका क्या हो जाता है? राजा अभिषेक। तो इसका जो राजारोहण है वो 2 बार हुआ। कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। पहली बार हुआ कहाँ पर? पानीपत के मैदान में। पानीपत के मैदान में पहली बार हुआ, पानीपत के मैदान में। दूसरी बार कहाँ हुआ? दूसरी बार हुआ इसका आगरा के किले में। आगरा के किले में इसका दूसरी बार हुआ। जब इसका राजा अभिषेक हुआ था उस समय इसकी उम्र कितनी थी? ये केवल और केवल कितने साल का था? 13 साल का था। हाँ, 13 साल की उम्र में राजा बन गया। और हम लोग 20-20, 26-26, 27 साल के हो गए। कहाँ हैं हम लोग? मोहल्ले के कुत्ते जानते हैं हमको और कोई नहीं जानता। वो भी बेचारा कहता है भैया से है, तेरे पास कोई रोटी भी नहीं है। ये स्थिति है हमारी। तो अपनी स्टेटस बनाओ, अपनी पहचान, आइडेंटिटी बनाओ कि जैसे लोग चलते हुए देखें अरे वो बंदा है, जिससे इंस्पायरेशंस आनी चाहिए, मतलब गर्मी आनी चाहिए कि यार इससे बात करनी है। अभी हम चलते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम औरों से बात करें, उसको विश करें, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या कुछ भी बोले। ऐसी पर्सनली बनाओ कि सामने वाला बोले आपको गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे लगाओ अंदर अपनी, एक जुनून आना चाहिए तब तक जब तक कि अचीवमेंट नहीं हो जाए। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, लेकिन उस अचीवमेंट तक तो एकदम दिमाग ला के रखो। आयु में ये क्या बन गया भाई? ये राजा बन गया। कहाँ का राजा बना? ये दिल्ली का राजा बन गया। बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं इसके साथ।
एक एक लड़ाई पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो राजा हॉर्न की आपको ये याद रखना है। अकबर का शासनकाल कब तक रहा? अकबर की डेथ कब हुई थी? 1605 में हुई थी। तो ये कब तक, कितने साल तक राजा बना रहा? 5 में से घटाओ, कितने बचेंगे आपके? एक, 15 में से 6 गए तो कितने हो गए भाई? 15 में से 6 गए तो, हाँ 15 से 6 गए तो 9, ठीक है, ये लो 9, ठीक है, और 9 में से 5 गए तो सही आ गए ना? लगभग 50 साल रूल किया इसने, देख लो आप, 49 साल। बाकी आपको काफी सारी चीजें बताइए। इसका संरक्षक कौन था जब ये राजा बना था? बैरम खां। गार्जियन कौन था इसका? बैरम खान। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि ये किसकी मदद से जो है शासक बनता है? बैरम खां की मदद से। अकबर के टाइम के 2 चित्रकार याद रखना जो इसके चित्र मित्र भी होते थे। अच्छा, अनपढ़ पढ़ा लिखा था या ये जो था अनपढ़ था? ये अनपढ़ था, इसको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन इसके बावजूद भी इसको बहुत सारी चीजें समझ में आती थी। ये जितनी चीजें थी ये सुनता था पढ़ के। चित्रकार जो थे वो चित्रकार भी याद रखना, इसके टाइम पे कितनी बार एसएससी ने पूछा, वो मैंने कहीं बताया नहीं, अभी बता रहा हूं उसको। 2 चित्रकार हैं, एक का नाम है दसवंत और एक का नाम है बसावन। ये दोनों के दोनों चित्रकार हैं बहुत अच्छे। जबकि इसके बाद कौन आता है? जहांगीर। जहांगीर के टाइम में जो चित्रकार आता है उसका नाम होता है मंसूर, उसका नाम मंसूर है। और दशवंत और बसावन जो है अकबर के काल के बहुत अच्छे पेंटर माने जाते हैं, चित्रकला माने जाते हैं। इसका जो खजांची है उस खजांची का नाम मत भूलना। खजांची का नाम है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल इसका खजांची है, ठीक है। ये पूरे भारत के अंदर शासन कर पाया, लेकिन भारत के अंदर एक स्टेट ऐसी थी जहां इसका मुकाबला एक महिला शासिका से हुआ। बताओ वो कौन सी है? पूरे मुगलों के अंदर इस सबसे धुरंधर मतलब कि धुरंधर या सबसे पावरफुल शासक को टक्कर देने वाली एक महिला थी, महिला शासिका भारत की। बताओ क्या नाम है उसका? नहीं, वो अहमदनगर की थी जिसका नाम था चांद बीवी। अहमदनगर की थी चांद बीवी। अहमदनगर को ये भारत में नहीं मिला पाया, मतलब वो पूरी तरह से नहीं मिला पाया, कुछ हिस्सों। और अहमदनगर को भारत में यानी कि मुगल साम्राज्य में मिलाने का सपना अगर किसी ने पूरा किया था तो उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब बहुत कट्टर था, तो औरंगजेब ने अहमदनगर को पूरी तरह से खत्म कर दिया था कि अब तो आएगा तो मुगल में आएगा, नहीं तो कहीं नहीं रहेगा। जबकि अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये तीनों भी अहमदनगर को पूरी तरह से मुगलों के अंदर नहीं मिला पाए। कभी थोड़ा सा हिस्सा मिला लेते तो मुगल दूसरे हिस्से को जीतने जाते, तो अहमदनगर वाले जो सैनिक थे वो उस हिस्से को वापस कैप्चर कर लेते हैं उसको पूरी। लेकिन औरंगजेब के टाइम पर ऐसा नहीं हो पाया। चलिए अगला आता है बैटल ऑफ प्लासी। बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूलर। मतलब इस युद्ध के बाद भारत में किसकी स्थापना हो जाती है? ब्रिटिश एम्पायर की, है ना। अंग्रेजी शासन की स्थापना होने में ये प्लासी का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट था, 1757 का। 1761 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ी गई थी? मराठा वर्सेस अफगानों के बीच में ना, भूलना नहीं, ठीक है। अगला आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके बीच में होता है? देखिए, प्लासी का युद्ध वैसे तो होता है, बंगाल का नवाब होता है, उसका नाम होता है सिराज उद्दौला। क्या नाम होता है? सिराज उद्दौला, ठीक है। देखो मैं समझाता हूं आपको वहीं से, बंगाल से, आप समझो। बंगाल में नवाब है, बंगाल में नवाब जो है उसका नाम है सिराज उद्दौला, ठीक है। बंगाल में नवाब कौन है? सिराज उद्दौला। इस बंगाल के अंदर एक फ्रेंच कंपनी भी है। यहाँ पे फ्रेंच कंपनी, भारत में कौन कौन आए? पोर्चुगल्स आए, फ्रेंच आए, डच आए, है ना, ब्रिटिश आए, ये सारे आए थे, डेनिश आए, स्पेनिश भी आए, ये उनमें से फ्रेंच भी थे। यानी फ्रांस, पोर्चुगल्स के पास में कौन सा कंट्री पड़ता है? फ्रांस पड़ता है।
इंग्लैंड तो उससे आगे है, तो इसका मतलब फ्रेंच हमारे पहले आए, ब्रिटिश से पहले। तो फ्रेंच कंपनी जो है यहाँ पे राज करती थी। अब बंगाल के अंदर आए कौन? ईआईसी वाले। ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने बोला कि हमको बंगाल में फैक्ट्री लगानी, आप मुझे जगह दे दो। किसने मांगी? देखो, ईआईसी ने सबसे पहली फैक्ट्री लगाई कहां पर? मद्रास के अंदर। इसके बाद लगाई कहां पर? सूरत में। आपको जहांगीर याद है? सर टॉमस रो याद है आपको? है ना? तो वहां पे फैक्ट्री लगी, लेकिन इनकी सबसे मैक्सिमम जो बिजनेस था ना, वो कहां था? वेस्ट बंगाल में था। आपको पता है ये एरिया किसके लिए जाना जाता था? जूट के लिए जाना जाता था। बहुत अच्छा एरिया था। तो ईआईसी चाहता था कि मेरी एक फैक्ट्री कहाँ पे लगे? बांग्लादेश, मतलब बंगाल में लगनी चाहिए। बंगाल का नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। इन्होंने इससे परमिशन मांगी, तो इन्होंने बात करी, भैया इनसे क्या दे दें क्या, क्योंकि इनकी फैक्ट्री तो ऑलरेडी लगी थी, कॉम्पिटिटर आ रहा था इनका। तो फ्रेंच वालों ने क्या कर दिया? मना कर दिया, नहीं आप नहीं दोगे। तो कहा कि वो हमसे फिर लड़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे तो हम क्या कर लेंगे? देख लेंगे, देख लेंगे। लेकिन ये थे ईआईसी, इनके पास फ्रेंच से ज़्यादा आर्मी थी, इनके पास फ्रेंच से ज़्यादा अपडेटेड बारूद था, क्योंकि ये फ्रेंच कंपनी तो केवल बंगाल में रूल कर रही थी, लेकिन ये ईआईसी ने तो काफ़ी जैसे राज्यों को, सेना को अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, तो ईआईसी के बीच में ये युद्ध होता है जिसको बोलते हैं हम प्लासी का पहला युद्ध। ठीक है, सिराजुल्ला ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रेंच कंपनी। ये अब यहां से होता क्या है, ईआईसी जो कंपनी है वो जीत तो जाती है, लेकिन इसका क्रेडिट किसी को नहीं जाता। अब ईआईसी कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाती है, और यहाँ पर एक बंदा अपॉइंट होता है अंग्रेजों का। उस बंदे का नाम है लॉर्ड क्लाइव। क्या नाम है? लॉर्ड क्लाइव, जो बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। इस वाली लड़ाई के अंदर लॉर्ड क्लाइव बहुत अच्छी जो है बहादुरी दिखाता है, और उसको ब्रिटिश हुकूमत जो है यहाँ पे नियुक्त कर देती है। ये हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पे आ गया इसमें? प्लासी का, ये रहा, ये उसको जो है यहाँ पे स्टैब्लिश कर देती है। और यहाँ पर फिर एक नया लड़ाई लड़ी जाती है जिसका नाम क्या है? 1764 में बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध के बाद पूरे देश के अंदर जितनी भी दूसरी कंपनियां थी बिसाइड ब्रिटिश के या ईआईसी कंपनी के, वो अब यहाँ चली जाती हैं और बक्सर के युद्ध में जीत जाते हैं। और जीतती कौन है? ईआईसी। बक्सर का युद्ध कब किसके बीच में होता है? ईआईसी वर्सेस बंगाल के नवाब, ईआईसी वर्सेस मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड। मीर कासिम, मीर कासिम कहाँ का नवाब है? बंगाल का। दूसरा है शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला कहाँ का नवाब है? अवध का। ठीक है, और तीसरा है जो नवाब हमको मिलता है उसका नाम है शाह आलम सेकंड, जो कि मुगल नवाब है। शाह आलम सेकंड, और ये है मुगल, ये दिल्ली का नवाब है। और यहीं से ईआईसी के कैप्चर कर ली जाती है दिल्ली। दिल्ली अब इनके अधिकार क्षेत्र में आ जाती है 1764 के अंदर। अब दिल्ली के कोर्ट में भी जो है अंग्रेजी लोग देखते हैं, और अंग्रेजों की तरफ से एक बहुत खूंखार व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड तो हम इसको बोलने लग गए, लेकिन लॉर्ड लगाना कोई सेंस नहीं है, केवल है क्लाइव। और इस युद्ध के बाद ही जो है 1773 आता है, 1773, और 1773 में ही सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होता है? बंगाल का जो नवाब है या बंगाल का जो गवर्नर है उसको क्या बोल दिया जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल। और वो किसको बनाया जाता है? लॉर्ड क्लाइव का। बंगाल का प्रथम, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अपॉइंट होता है, और अपॉइंट बनाया जाता है किसको? लॉर्ड क्लाइव को। गवर्नर और गवर्नर जनरल जो है मैं एक साथ आपको क्लास में दे दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ तक ही रखेंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता रहूँगा।
ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। पानीपत के तीनों याद रहेंगे आपको, है ना? कुछ कुछ चीज़ें भी अगर आपको क्लास से याद आए तो वेलन है। ठीक है, ओके, थैंक यू।